हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एंड जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और इस समय पे आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इस सीरीज़ को, इस पूरे की पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखना। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम फाइनली आज के सेशन को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सभी का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी करनी है, आपको मैथ्स पेडागोजी की कंप्लीट जो वीडियोस हैं अदर वो आपको देखनी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो। ठीक है, तो ज़रूर आप चेकआउट करना। ओके, और फाइनली शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। द कंसेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th बाय। पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को अगर आपको समतल आकृतियों का क्षेत्रफल बताना है तो क्या ऐसा तरीका होगा जो सबसे बेस्ट होगा। पहला है कि आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके गणना करना। दूसरा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। तीसरा है कि आयत इकाई वर्गों की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो देखो यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप वही ऑप्शन लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा कंक्रीट हो या जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे कहा गया है कि आप एरिया को मेजर करना सिखाएंगे बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करके सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे लास्ट में हम सूत्र बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको बच्चों के अंदर गणना संबंधी कौशल को विकसित करना है तो हम कैसे इन्हांस करेंगे। फर्स्ट है कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन क्लास, clarifying concepts and procedures followed by a lot of practice, giving conceptual knowledge alone, या फिर describing algorithms only। तो सबसे पहले केवल एल्गोरिदम का ज्ञान देना गलत होता है मैथ्स के अंदर। आप ध्यान रखिएगा कि एल्गोरिदम का मतलब होता है जहां पे उसके सूत्र आ गए, फॉर्मूला आ गया, तो ये तो नहीं होगा। केवल कंसेप्चुअल नॉलेज भी जरूरी नहीं है, कंसेप्चुअल के साथ साथ हमें बच्चों को प्रोसीजरल नॉलेज भी देना चाहिए। प्रोसीजरल का मतलब होता है कि प्रक्रिया संबंधी ज्ञान, जो प्रकरणशील ज्ञान है वो भी देना चाहिए। तो बी, सी और डी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करवाएंगे जो कि ज्यादा एप्रोप्रिएट एक्टिविटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। अगर लंबाई की इकाई पढ़ानी है, आपको लेंथ बताना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ को क्लासरूम के अंदर। तो क्या ऐसी सामग्री है, क्या ऐसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो हम यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा कि मैंने पहले ही बोला कि जहाँ पे भी वस्तुओं का वर्णन किया जाए, जहाँ पे रियल लाइफ से रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो आप बिल्कुल उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हो वो हमारा राइट आंसर होगा। कहा गया है कि विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़ी, नापने वाली पट्टी जो कि वस्तुकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, उसका यूज करके आप बच्चों को लेंथ का कंसेप्ट सिखाएंगे। तो यहाँ ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना है तो क्या ऑब्जेक्टिव नंबर सिस्टम को पढ़ाने का होना चाहिए अगर क्लास 3 में हम अगर पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। टू मास्टर द स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट, क्या हम 4 डिजिट संख्याओं में बच्चों को जो प्रवीणता है वो विकसित करना चाहते हैं। सेकेंड, टू मास्टर द स्किल ऑफ रीडिंग लार्ज नंबर्स, हम बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। 6 अंकों तक गणना करना सिखाना चाहते हैं, या फिर हम
यहाँ पे ग्रुप ऑफ 100, टेंस एंड वंस का कंसेप्ट बताना चाहते हैं, और हम प्लेस वैल्यू का जो सिग्निफिकेंस है यानी कि जो स्थानीय मान है उसकी सार्थकता को बताना चाहते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको खुद लग रहा होगा कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चे समूह में इकाई, दहाई, सैकड़ा जो प्लेस वैल्यू है उसको समझे और स्थानीय मान की जो एक सार्थकता है उसको भी जाने। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ टीचर यूजेस द फॉलोइंग रिडल इन अ क्लास व्हाइल डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बच्चों को बेस 10 का कंसेप्ट और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बताने के लिए टीचर ने एक पहेली क्लास में बोली। पहेली क्या था कि आई एम लेस देन 8 टेंस एंड 4 वंस, यानी कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। ये एक रिडल है, एक पहेली है जो टीचर ने बोला। अब टीचर का ये गतिविधि कराने का उद्देश्य क्या है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो क्या विकसित करना चाहता है, बेस 10। तो बेस 10 और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट वो क्या करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वो आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को बहुत अच्छा या दृढ़ करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। इसमें से कौन सा है जो अबेकस जिसकी मदद नहीं करता? ठीक है, तो देखो अबेकस क्या होता है, हमने अबेकस के बारे में पहले भी मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। अबेकस क्या होता है, जहाँ पे आप प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट या फिर आप क्या सिखा सकते हो, नंबर सिखा सकते हो। आप यहाँ पे क्या सिखा सकते हो, जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस होते हैं यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है हम ये सिखा सकते हैं। हम प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं, हम काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं करेगा वो बताना है। पहला है कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, तो देखो ये तो बिल्कुल करेगा अबेकस, बच्चा बिना किसी गलती के संख्याओं को पढ़ेगा कि 1 2 3 है या 1 2 3 4 5 है। सेकंड है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान सांख्यांक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने या फिर स्थानीय मान की महत्वता को समझने। तो देखो बिल्कुल स्थानीय मान समझेगा बच्चा। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 2 दिख रहा है, 2 जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी का मतलब ये है कि बच्चा ये नहीं सीखेगा, मतलब कि इक्विवेलेंट नंबर या फिर सांख्यांक नहीं लिख पाएगा। जैसे मान लो अगर वो प्लेस वैल्यू, मान लो कि वो अबेकस में 5 या 3 पढ़ना सीख रहा है, तो 3 को वो ऐसे करके दूसरे न्यूमेरल में नहीं लिख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो 3 है उसको वो रोमन में नहीं लिख सकता, उसके समान सांख्यांक में बच्चा नहीं लिख सकता है, ना ही वो वर्ड्स में लिख सकता है। तो ये चीज हम अबेकस से नहीं सिखा सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पैटर्न की पहचान करना और उसे पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि अब पैटर्न की आपको क्या बतानी है, सिग्निफिकेंस बताना है कि पैटर्न क्यों जरूरी है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू टेक अप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये तो गलत हो गया कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रेडी होंगे पैटर्न से। हेल्प दोज स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, तो ये भी नहीं होगा। प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग्स स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस, या फिर डेवलप क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट्स इन स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर जो पैटर्न की पहचान करना और पूरा करने की बात हो रही है, तो इससे क्या होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बच्चों में पहली बात क्रिएटिविटी आएगी और वो संख्याओं को और संक्रियाओं को समझ पाएगा। आपने अगर उनको कोई पैटर्न दिया है कि यहाँ पर 1 के बाद डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर 3, फिर डैश आ रहा है, ये पैटर्न अगर आपने पूरा करने के लिए दिया है तो वो संख्याओं से भी यहाँ पे परिचित हो पाएंगे, काउंटिंग भी सीखेंगे और पैटर्न भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। अब एक टीचर जो है भिन्नों का योग पढ़ा रहा था और उसने देखा कि बच्चे जो हैं यहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो अब इसके लिए वो जो शिक्षक है वो कौन सा उपचारात्मक कार्य करेगा, तो वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर डी देखेंगे कि आप समान प्रकार के अधिक से अधिक अभ्यास दे देंगे, तो देखो ये गलत है। अगर बच्चों को मान लो कि भिन्नों की जोड़ वो गलत कर रहा है और आप अगर सेम चीज उनको बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसका फायदा ही नहीं है। ठीक है,
मतलब उनका कंसेप्ट नहीं है, तो सेम चीज़ अभ्यास कराने का कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं होगा। फिर है हर के लघुत्तम समापवर्ती की संकल्पना को स्पष्ट करना, ये भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भिन्न है उसकी संकल्पना को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देंगे। आप उनको पिक्चर्स में सिखाएंगे पहले। अगर उनको समझ नहीं आया है तो आप उनको पिक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है। जब आप रेमेडियल टीचिंग गणित में करते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए? निदान, छात्र की कमजोरी, व्यक्तिगत भिन्नता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, जब हम रेमेडियल टीचिंग की बात करते हैं तो निदान बिल्कुल ज़रूरी है रेमेडी करने के लिए, वीकनेस ज़रूरी है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख कर के ही हम रेमेडी करते हैं। ये तीनों चीज़ें रेमेडियल टीचिंग के लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। सही वाला विकल्प हमें बताना है। ऑप्शन ए है, एनसीएफ कहता है कि बच्चों के गणितीयकरण क्षमता का विकास करना, और ऑप्शन बी कहता है कि कोठारी आयोग ने कहा कि 10वीं तक गणित जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल के अंदर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी विल बी राइट। ओके, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। एनसीएफ कहता है कि जो एनसीएफ के अकॉर्डिंग मेन गोल है मैथ को पढ़ाने का वो क्या है, वो ये है कि बच्चों के विचारों का क्या करना, गणितीयकरण करना। तो मेन गोल एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, मैथमेटाइजेशन करना। और कोठारी कमीशन ने कहा कि 10वीं तक आप गणित को क्या बनाएंगे, अनिवार्य विषय बनाएंगे। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणित की क्लासरूम में भाषा विकास के चरणों का सही क्रम क्या होगा? पहला है प्रतिदिन की भाषा, दूसरा गणितीय परिस्थिति की भाषा, तीसरा गणित की समस्या हल करने की भाषा, या चौथा है प्रतीकात्मक भाषा। तो देखो, सबसे पहले हम यूज करते हैं कौन सा, जो रोजमर्रा की भाषा है, जो प्रतिदिन की भाषा है, तो ए हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी जो प्रतीक वाली भाषा, यानी कि जो सूत्र वाली भाषा होती है जहाँ पे सिंबल्स आ जाते हैं, वो हम सबसे एंड में, जो सूत्र वगैरह है वो हम सबसे एंड में यूज करते हैं गणित में, भाषा में। तो यानी कि ए और डी जो है वो सबसे लास्ट में होगा। तो देख लो, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है ए बी सी डी, यही सही क्रम होता है। आपको ये सारे क्रम को ना ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले हम गणित में जो भी चीज़ सिखाते हैं वो उसके एवरीडे लैंग्वेज की होती है, उसके बाद हम सिचुएशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए बच्चों को देते हैं, और सबसे अंत में हम उनको सूत्र या जो सिंबल्स हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी इसका राइट आंसर सही क्रम होगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज नॉट एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन एल्जेब्रा इन हिज मैथमेटिक्स क्लासरूम, द बेस्ट रेमेडी स्ट्रेटजी इज टू। अगर 8वीं कक्षा का एक छात्र अपनी कक्षा में बीज गणित में रैखिक समीकरण जो है उनको हल करने में सक्षम नहीं है, तो इसकी अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या है, यानी कि आप क्या करेंगे अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो। फर्स्ट है गिव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस सेट। क्या आप उसे बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दे देंगे? तो देखो, यहाँ पर ये बात आप समझिएगा कि अगर उसको पहले से ही प्रॉब्लम है अलजेब्रा में इक्वेशंस को सॉल्व करने में, और आप सेम क्वेश्चन उनको दे देंगे तो कोई फायदा नहीं है, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप पहले उसके कंसेप्ट को समझाएंगे जो उसने नहीं समझा, उसके बाद हम प्रैक्टिस देंगे। यानी कि ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो वो राइट हो जाएगा। कभी भी व्याख्या पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि आप अगर एक विधि से उस बच्चे को समझ नहीं आया है, आप दूसरी विधि से वो चीज़ समझाएंगे और उसके बाद आप उनको अभ्यास दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में लिखित कार्य के लाभ को नहीं दर्शाता है। यानी कि अगर लिखित कार्य का लाभ पूछा जाए, जो आप गणित में रिटन वर्क देते हो, उसके लाभ में से कौन सा लाभ नहीं है। ओके, ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट है लर्निंग बाय रिटन वर्क इज रिटेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम। क्या हम जो लिखित कार्य होता है क्या उसे हम काफ़ी समय तक
जो है बच्चों के दिमाग में वो रहता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरा कि छात्र की अभिव्यक्ति और लेखन शक्ति को जांचा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है कि छात्र कैसे एक्सप्रेस कर रहा है ये भी हम देखते हैं लिखित कार्य से। आत्मविश्वास और सीखने की प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो डी वाला है, अगर आप डी वाला ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि लिखित कार्य द्वारा सीखना स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। मतलब कि केवल रिटन वर्क से हम पूरा का पूरा गणित नहीं सिखा सकते हैं। रिटन वर्क से पहले ओरल वर्क बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक तरीके से बच्चों को सिखाने पे जोर देते हैं, क्योंकि मौखिक ज़रूरी होता है लिखित से पहले। इसीलिए डी जो है इसका कोई भी लाभ लिखित कार्य का नहीं होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स अ इनडेफिनिट वे ऑफ थिंकिंग। क्या गणित सोचने का अनिश्चित तरीका प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गणित हमेशा सोचने का निश्चित तरीका प्रदान करता है। आपके गणित में जो भी आंसर्स आते हैं, जो भी हम गणित में तर्क करते हैं, वो निश्चित होता है, उसमें किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन या संदेह की भावना नहीं होती है, इसीलिए इसे हम डेफिनेट कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड है कि मैथमेटिक जो है वो कैरेक्टर में, चरित्र निर्माण में और नैतिकता में हमारी मदद करता है, बिल्कुल सही है। गणित से डिसिप्लिन होता है, गणित से कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, चरित्र निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला भी बिल्कुल ठीक है कि हम यहाँ पे गणित जो है वो सार है, सुसंगत है और रचनाओं से संबंधित होता है, और गणित में तार्किक दृष्टिकोण होता है, गणित से तार्किक दृष्टिकोण पैदा होता है या वो अच्छा होता है, एक एटीट्यूड हमारा बनता है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 अगर आप देखो 2, 3, 4 तो तीनों ही गणित की विशेषता है, और यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले को छोड़ के तीनों बातें बिल्कुल सही है गणित के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। अ टीचर ड्रॉज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन पीसेस ऑफ पेपर एंड distributes them to the students. She asked them to measure all three interior angles of a triangle and find their sum. What type of argument do student make to arrive at this conclusion? अब ये प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। एक टीचर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को पीसेस ऑफ पेपर पे लेके चली गई। ठीक है, इस तरह से मान लो कि हर एक पे ट्रायंगल बना हुआ है। अब टीचर ने बच्चों को कहा, ये लेके चली गई टीचर ने बच्चों को कहा कि आप इसकी जो इंटीरियर एंगल है, जो आंतरिक कोण है, उनको आप मापो और माप के मुझे बताओ कि कितने हैं। तो यानी कि ये कौन सा लॉजिक बच्चे यहाँ लगाएंगे? तो देखो ये क्या है, ये आगमन तरीका है। अगर आप ध्यान से देखें तो टीचर एग्जाम्पल लेके गई और बच्चे बताएंगे रूल, बच्चे जो है वो जनरलाइजेशन करेंगे। तो ये आगमनात्मक तरीका है पढ़ाने का, जहाँ टीचर पहले एग्जाम्पल लेके गई, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद बच्चे सूत्र पर जाएंगे। तो ये आगमन तरीके का जो दृष्टिकोण है या जो लॉजिक है ये होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। अब देखो ये जो प्रश्न है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 24 होगा, तो अब ये जो प्रश्न है ये कैसा प्रश्न है? पहली बात, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके आप मुझे अनेक आंसर दे सकते हैं। आप मुझे हो सकता है कि 6 × 4 दे दें, आप 4 × 6 भी दे सकते हैं, आप 24 × 1 भी कर सकते हैं। 24 लाने के लिए हम किसी भी प्रकार से 24 ला सकते हैं। यानी कि ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके क्या है, एक से ज़्यादा उत्तर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कैसा प्रश्न था? ओपन एंडेड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न कहता है कि पियाजे का विश्वास है कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा। देखो सिंपल, यहाँ से देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक अनुदेशन की बात हुई है, लेकिन हमें वही बताना है जो पियाजे कहते हैं अपनी थ्योरी के आधार पर। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक क्या यहाँ पे फॉलो करेगा अपनी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो डी तो होगा नहीं कि चॉक एंड टॉक, ना ही यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉट ऑफ मैनिपुलेटिव्स एंड लैब एक्टिविटीज को वो कंडक्ट करा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है? आपसे पूछा गया है, एनसीएफ कहता है कि जो मैथ का करिकुलम होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है? तो देखो, मैंने ये आपसे डिस्कस किया था, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं या आपने अगर मैथ्स की वीडियो देखी हो तो मैंने महत्वाकांक्षी वर्ड आपसे डिस्कस किया था, जिसका अर्थ होता है कि गणित के जो हमारे उच्चतर उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में एम्बिशियस का मतलब होता है कि गणित के जो उच्च लक्ष्य है उनकी प्राप्ति करना। तो एक गणित के पाठ्यक्रम को क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीएफ 2005 रेफर्स टू। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि लंबी आकृति, शेप जो है, जो लंबी आकृति संकेत है, ये लंबी आकृति का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो देखो, लंबी आकृति का सिंपल सा ये मतलब होता है कि आप एक संकल्पना पे दूसरी संकल्पना को बनाते हैं। जैसे कि टॉल शेप का मतलब है कि आपने कोई चीज़ सिखाया, उससे आपने एक चीज़ और जोड़ा, फिर तीसरी चीज़ जोड़ी, फिर चौथी चीज़ जोड़ी। ऐसे ही गणित में हम जो भी पढ़ाते हैं वो हम जोड़ते जोड़ते पढ़ाते हैं। यानी आपने एक चीज़ पढ़ाया, फिर उससे आपने कोई चीज़ जोड़ दी, फिर अगला, फिर अगला। यही चीज़ कहा गया है मैथमेटिक्स के बारे में। एनसीएफ कहता है कि गणित में क्या है? टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसका मतलब होता है कि आप एक चीज़ सिखाएंगे तो आप दूसरी चीज़ को कनेक्ट करेंगे आगे वाली लर्निंग में। यानी आप प्रीवियस लर्निंग से नई लर्निंग को जोड़ते हो। सिंपल मतलब इसका यही है। ठीक है, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को जोड़ना या बनाना होता है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपको याद रखना है, एनसीएफ के बारे में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, गणित के शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला है कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। सेकंड है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। थर्ड है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या फिर ज्यामितीय के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। कौन सा यहाँ पे मुख्य लक्ष्य है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग बताना है वैसे। ठीक है, मेन गोल क्या होता है मैथमेटिक्स का? तो हमेशा याद रखना, मेन गोल क्या होता है कि आप मैथमेटाइजेशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज विल बी राइट आंसर। तो यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा आप लोग, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है ये नैरो एम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नैरो एम मैथमेटिक्स का क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, तो क्या होगा? टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज। ये नैरो एम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा कि बच्चों की गणितीय जो प्रतिभाएं हैं या जो गणितीय करण है वो करना मुख्य लक्ष्य में आएगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और क्वेश्चन 20 लाने का यही मेरा मकसद था कि गणित में ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो अब अगर आप ज़्यादा करोगे एक ही बार में तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो। इसीलिए 20-20 क्वेश्चन करो, 30-30 करो, लेकिन आप करिए। ठीक है, तो आगे भी मैं लाऊंगी सेशंस को। जैसा भी आपको सेशन लगता है आप मुझे फीडबैक दिया करें। पहली बार अगर चैनल पर हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड जो भी अपडेट होगी वो आपको पता लग जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो ज़रूर करना और फॉलो करना, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।